अगर ऐसी गंदी रणनीति अपनाओगे तो देश कमजोर होगा। आप बहन बेटियों के ऊपर लांछन लगा रहे हो। अगर सही मायने में कोई ऐसी बहन बेटी नहीं होगी जो अपने ऊपर इस तरह के आरोप लगवा करके आज यहाँ पे बैठेगी। अरे ये तो लोग है ही नहीं। ये तो आज हमारे देश के प्रधान नहीं है, किसान नहीं है, जवान नहीं है, ये हमारे देश के पहलवान नहीं है, ये कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। मैं आपको बता दूं ये पहलवान नहीं है, राजनीति करने बैठे हैं। अब आम आदमी का जवाब सुनो भाई, अगर ये पहलवान नहीं है तो नेशनल लेवल पे कैसे जीत के आए, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देश की गरिमा को बढ़ाया। आप इन लोगों के तौहीन कर रहे हो। आज जो भारत के चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो सही मायने में देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं, आप उनसे बात करो। अरे नहीं, इनको कौन पैसा दे रहा है। आज भूषण जी खुद बोलते हैं कि मैं मर्डर कर चुका हूँ, चाहे मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। उसके बाद टाटा जैसी उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। जिस अपराधी में इतनी मजबूत धाराएं लगी हैं उसके बाद उसको सांसद का टिकट मिलता है, वो बार बार राजनीति में सक्रिय रह पाते हैं। तो ये भाजपा का अपने आप में चरित्र को दिखाता है। अमित शाह की बात करते हैं, वो अमित शाह के कहने पे क्या इस्तीफा देंगे। अमित शाह खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। जो आदमी गृह मंत्री है, गृह मंत्री पे FIR होती फिर रही है, तो सही मायने में कानून किनके हाथ में, आप यहाँ से लगा लो। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कह देते हैं कि 1400 साल से पहले तुम भी तो हिंदू थे। मतलब अगर आज वोट लेना है तो तुम हर आदमी की जड़ें खोद के उसको हिंदू बनाने को तैयार है, पर अगर बहन बेटियां न्याय की आवाज उठाएंगी तो वो जाट हो गई। क्योंकि ये बहन बेटियों का आज सही मायने में शोषण करते हैं, ये किसानों का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो मोदी सरकार में ठगा नहीं गया। आज भूषण जी खुद बोलते हैं कि मैं मर्डर कर चुका हूँ, चाहे मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। उसके बाद टाटा जैसी उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। जिस अपराधी में इतनी मजबूत धाराएं लगी हैं उसके बाद उसको सांसद का टिकट मिलता है, वो बार बार राजनीति में सक्रिय रह पाते हैं। तो ये भाजपा का अपने आप में एक चरित्र को दिखाता है कि भाजपा किस तरीके से इस तरह की राजनीति करती है कि ऐसे लोगों को आगे लेके आती है जो संविधान को ताक पे रखते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर जो बहन बेटियों की न्याय की आवाज़ उठी हुई है ये बहुत बुलंद है, और ये जो बहुत से लोग उसको जोड़ रहे हैं राजनीति के माध्यम से। तो एक सबसे बड़ा सवाल मेरा उन लोगों से है कि जो लोग बोलते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, क्या राजनीतिक आदमी भारत का निवासी नहीं है? क्या भारत का संविधान उसको हक नहीं देता न्यायालय के दरवाजा खड़काने का? आप ये बात को यहाँ ढक देते हो कि ये कांग्रेस का, ये आम आदमी का, ये फलाने का, ढिमकाने का। अरे किसी भी पार्टी का हो, एक आदमी अपने आप में एक भारतीय है, तो एक भारतीय को अपनी बहन बेटी के लिए आवाज उठाने का पूरा। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। देखिए संविधान सिर्फ आज हमारे देश के अंदर एक किताब के रूप में लोगों ने प्रस्तुत कर दिया, भाजपा वालों ने। आज संविधान को ताक पे रखा जाता है। आज संविधान ये कहता है कि अगर कानून के हिसाब से FIR हुई है और वो भी पोस्को एक्ट में हुई है तो फटाफट से आप आदमी को अरेस्ट करोगे। पर आज वो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर हमारे पास आएगी तो हम जरूर जाएंगे। आप समझो इस बात को, दिल्ली पुलिस का एक आदमी भी मेरे पास आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि उनके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, संविधान का कोई खौफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय के माध्यम से FIR करने का हमें एक प्रावधान दिया गया, तो आज सरकार सोई हुई है। इससे पता लगता है दोष साबित नहीं हुआ है। आप दोष साबित करने के लिए तहकीकात करोगे, और जब एक आदमी पद पे रहेगा तो आप तहकीकात कभी नहीं कर सकते। जो भी आदमी के ऊपर अगर सही मायने में एक FIR हो जाए तो उसको नैतिकता के आधार पे ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना चाहिए। अरे हम मानते हैं, मेरी बात सुनो, हम कहते हैं, आप कहते हो आप निर्दोष हो, कोई बात नहीं, आप इस्तीफा दो। अगर आप इस्तीफे के बाद अगर निर्दोष पाए जाते हो तो आप दोबारा अपने पद पे बनो। कौन रोक रहा है? नरेंद्र मोदी लाचार हो गए हैं। देखिए लाचार तो वो 2014 से ही है, आप समझो इस बात को। आज मेरी बात सुनो, नहीं आज बाहुबली आदमी है, आज उनका यूपी के अंदर प्रभाव है। आज ये मत सोचो कि गोंडा की सीट पे उनका प्रभाव है, उनका यूपी के कई सारे क्षेत्रों में प्रभाव है। तो एक ऐसे बंदे को भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। आपने इस्तीफे की बात की गई, नड्डा, मोदी और अमित शाह ने कह दिया तो इस्तीफा दे दूंगा। आप एक छोटी सी बात बताओ, आप अमित शाह की बात करते हैं, वो अमित शाह के कहने पे क्या इस्तीफा देंगे? अमित शाह खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। जो आदमी गृह मंत्री है, गृह मंत्री पे FIR होती फिर रही है, तो सही मायने में कानून किनके हाथ में, आप यहाँ से लगा लो। एक गृह मंत्री पे देश पे FIR होती है, ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि जब वो गृह मंत्री नहीं थे तो तड़ी पार की धाराएं लगती थी, गृह मंत्री बनने के बाद FIR की धाराएं लग रही हैं। तो आप समझो हमारे कानून की कितनी धज्जियां उड़ रही हैं। नैतिकता के आधार पे भाजपा के अगर बंदे इस्तीफा देने की पेशकश करने लगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। संसद खाली हो जाएगा, विधानसभाएं खाली हो जाएंगी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। इनके कितने ही ऐसे सांसद, कितने ही ऐसे विधायक मिलेंगे जिनके ऊपर 1 या 2 मुकदमे नहीं है, दर्जनों की तादाद में मुकदमे हैं। भाजपा के मंत्री आपस में बात करते हैं तो उनकी बातचीत सुना करो कभी। उनकी बातचीत अगर कभी लीक होगी तो उनकी बातचीत में ये सुनने को आएगा, तेरे पे कितने मुकदमे, मेरे पे 12, तेरे पे कितने, मेरे पे 18, और मेरे से आगे निकल गया, आज शाम को वारदात को अंजाम देता हूं। तो ये हमारे देश के अंदर सूरत देखने को मिल रही है कि भाजपा के मंत्रियों के अंदर जो रेस है वो विकास की नहीं है कि कौन देश के लिए विकास करेगा, कौन देश के संविधान को मजबूत करेगा। उनके लिए एक प्रावधान ये है कौन कितने मुजरिम बनेगा, कौन कितने दोष में पाया जाएगा, किसके ऊपर कितनी FIR होंगे, कितने मुकदमे होंगे, उनका कद ऊंचा होता है राजनीति में। इनकी ऐसी सोच है।
अगर मोदी जी और अमित शाह और नड्डा के हाथ में बाले में गेंद डाल दी गई है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? देखिए आप सबसे बड़ी आप बेटियों के साथ हैं या देखिए जिन लोगों ने आज राजनीति के लिए पूरे हिंदुस्तान को वो हिंदू बना देते हैं, आप समझो इस बात को। उनके लिए दलित भी हिंदू है, उनके लिए ठाकुर भी हिंदू है, उनके लिए बनिया भी हिंदू है, उनके लिए हर जात हर धर्म का आदमी, आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कह देते हैं कि 1400 साल से पहले तुम भी तो हिंदू थे। मतलब अगर आज वोट लेना है तो तुम हर आदमी की जड़ें खोद के उसको हिंदू बनाने को तैयार है, पर अगर बहन बेटियां न्याय की आवाज उठाएंगी तो वो जाट हो गई। तो आप समझे इस बात को कि हमारे देश में कितनी दोहरी राजनीति चल रही है। आज इसको बोल दिया गया कि हरियाणा का आंदोलन है। अरे भैया मैं सिख खड़ा, दिल्ली का खड़ा, आप ये कैसे कह दोगे हरियाणा का आंदोलन है? ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। शाहीन बाग बना रहे हैं, शाहीन बाग। शाहीन बाग क्या बना रहे? शाहीन बाग में जो बैठे थे, जो शाहीन बाग में बैठी थी, क्या वो देश के लोग नहीं है? आप भैया मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं मानते तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी तौहीन है कि आप भारत के तोड़ने का काम करते हो, आप भारत को खंडित करने का काम करते हो। अरे भारत एक खूबसूरत माला है जिसके मोती जो पिरोए हुए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर धर्म का मोती मिलेगा, और तुम उस माला को तोड़ोगे तो सारे मोती बिखर जाएंगे, और जिस दिन वो माला बिखर गई उस दिन भारत बिखर जाएगा। और हम इन जैसे नेताओं के कहने पे अपने देश को विखंडित नहीं होने देंगे। हमारा देश कभी खंड खंड नहीं होगा, अखंड भारत है और अखंड ही रहेगा। मोदी जी सब कुछ बोलते हैं, वो कह रहे हैं, मतलब आप जो है कह रहे हैं कि मतलब वो क्या मैं शिमला जी की रोटी खाता हूँ। देखिए वो तो उनको पता होगा वो क्या खाते हैं। आज 65 साल का आदमी हो रहा है, पर इसमें आज तो इसमें कोई दो राय नहीं है, खाते भी होंगे। अगर तुम्हारे और हमारे जैसे को भी घसुंड मार देना हम खून की उल्टी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 साल के अंदर भी एक इंसान इतना मजबूत दिखता है, जो 65 साल में हमारे देश के लोग लाठी लेके चलते हैं, वो उनकी अहंकार से लाठी कांप जाए। तो ऐसे बाहुबली आदमी को भाजपा कैसे छोड़ देगी? आप समझो, जिस आदमी की 50 से यूनिवर्सिटी चलती है, जिस आदमी में राम मंदिर के आप जो एक्टिविटीज थी मस्जिद गिराने में जो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, आप समझो अडवाणी के साथ जेल तक गए, जिनको बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जेल में चिट्ठी लिखते हैं कि तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जिस दिन उनकी 13 दिन की सरकार चली थी तो ब्रिजभूषण को बाहर निकालने के लिए उनके बचाव में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कूद पड़े थे। तो ऐसे आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा, आप ऐसा आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री डर गए। देखिए 56 इंच की बात नहीं है भैया, उनके लिए वो बहुत बड़ा की फैक्टर है। आज एक बात को समझ जाना आप, अगर ब्रिजभूषण, ये आप रिकॉर्ड कर लो, अगर ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया तो इनकी आज से 2024 में यूपी गया। आप समझना इस बात को, क्योंकि ठाकुरों की वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है और ये ठाकुरों से उसको जोड़ के देख रहे हैं, आप समझो। तो वहां इनका चुनाव गया, और अगर ये आंदोलन हमारा कामयाब हो गया तो हरियाणा में भी गया। तो आज ब्रिजभूषण को हटाने का मतलब है कि 2 राज्यों से इनका पूर्ण सफाया, एक हरियाणा से और एक यूपी से। तो वो कैसे हटा देंगे? आज यही बात है कि इनके गले में एक हड्डी अटक गई है। ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन था, ये आंदोलन था, ये भाजपा वालों को सोने नहीं देते। इनको समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बहन बेटियों का आज सही मायने में शोषण करते हैं, ये किसानों का शोषण करते हैं, ये मजदूरों का शोषण करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो मोदी सरकार में ठगा नहीं गया? अगर 2014 के बाद से आप लिस्ट निकालोगे तो ऐसी कोई जाति और कोई धर्म का आदमी नहीं होगा जिनके साथ इन्होंने शोषण नहीं किया। ब्रिजभूषण को दबंग बता रहे, एक तरफ से बोल रहे मेरी जान को खतरा है, डर रहे हैं वो। देखिए आप एक छोटी सी बात समझ लो, जो आदमी दबंग है, जिस आदमी पे 84 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो दबंग नहीं होगा तो क्या होगा? जो प्रशासन को कुछ नहीं समझता, जो पुलिस प्रशासन को भी कहता है जिसमें दम मुझे अरेस्ट कर लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में चेतावनी देने वाली बात है। देखिए ब्रिजभूषण एक बहुत ही दबंग नेता है भाजपा के, उनको हिलाना भाजपा के बस की भी नहीं है। उसको सिर्फ आम जनता हिला सकती है, मेरी बात सुन लो, उनको सिर्फ आम जनता हिला सकती है, आंदोलन के माध्यम से ला सकती है, यहाँ पे अपना समर्थन देके ला सकती है। और आज सही मायने में भारत की जनता को चाहिए कि ऐसे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले। आज अगर आंदोलन के माध्यम से बहन बेटियां बैठी हैं तो उनको न्याय दिलवाने में अगर भारत के लोग ही जमीन पे नहीं उतरेंगे तो आदमी किससे उम्मीद करेगा? टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है, आप लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? किसको कहते हो आप किसको कहते हो टुकड़े टुकड़े गैंग? आपसे सवाल है ना। जेएनयू वाले आगे हैं तो जेएनयू, आप एक बात बताओ, जेएनयू से तो इनकी जो ये निर्मला सीतारमण है वो भी पढ़ के निकली है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को तुमने अपने सदस्य का वित्त मंत्री बना रखा है, तो तुम्हारे लिए शर्म वाली बात है। अगर आप तुम जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हो तो ये तुम्हारे लिए लायक की बात है। आज हमारा देश, मेरी बात सुन लो, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हो सकते
होते हैं जो किसी भी कॉलेज में पढ़े, किसी भी राज्य में रहे, उनसे हम असहमत जरूर हो सकते हैं, आप समझे इस बात को, पर आप पूरे विश्वविद्यालय को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दोगे, वहां से पढ़कर निकलने वाले हर आदमी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दोगे, तो यह परिभाषा में हजम नहीं होगी। तो इससे क्या मतलब है? शाहीन बाग में लोग नहीं थे क्या? शाहीन बाग में एक मिनट, शाहीन बाग में क्या लोग नहीं थे? शाहीन बाग के आंदोलन को चलाने में भी सिखों की बहुत बड़ी भूमिका थी, आप समझो। आज हमारे देश के अंदर आप ये बात छोड़ दो, आप ये बात हमारे देश में छोड़ दो कि जो भी आदमी बैठेगा न्याय के लिए उसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे। मुसलमान बैठेंगे तो उन्हें आतंकवादी बताएंगे, सरदार बैठेंगे खालिस्तानी बताएंगे, और अगर आप पहलवान बैठे हैं तो उन्हें एक राज्य का एजेंडा बता दिया। आप मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये 2 मिनट की बात को समझना, ये मैं इस समय में भाजपा वाला हूं और थोड़ी देर बाद मैं आपको एक आम नागरिक के रूप में बन के दिखाऊंगा। भाजपा का सवाल क्या है? भाजपा का अरे ये तो लोग है ही नहीं, ये तो आज हमारे देश के प्रधान नहीं है, किसान नहीं है, जवान नहीं है, ये हमारे देश के पहलवान नहीं है, ये कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहलवान नहीं है, राजनीति करने बैठे हैं। अब आम आदमी का जवाब सुनो भाई, अगर ये पहलवान नहीं है तो नेशनल लेवल पे कैसे जीत के आए, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देश की गरिमा को बढ़ाया? आप इन लोगों के तौहीन कर रहे हो। आज जो भारत के चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो सही मायने में देश को तोड़ने वाले लोग होते हैं, आप उनसे बात करो। अरे नहीं, इनको कौन पैसा दे रहा है? आज 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल की फीस है, ये भाजपा का बंदा बोल रहा है 50 लाख रुपए कपिल सिब्बल की फीस है। ये लोग कौन से दे रहे हैं? 1-1 करोड़ रुपए इनको कौन दे रहा है? बताओ सरदार जी, बताओ। अब सरदार जी का जवाब सुनो भाई साहब, 50 लाख रुपए दे रहे हैं, आप कपिल सिब्बल से पूछ के आयो, फ्री लड़ रहे हैं, पैसों में लड़ रहे हैं। आपने तो फटाफट से आरोप लगा दिया कि 50 लाख दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर ऐसे ही बहुत से लोग हैं, और कई लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज पहलवानों के जो नियम थे उसमें फेरबदल हो गया। आज वो कहते हैं कि भैया ये चाहते हैं हरियाणा का सदस्य बने, फलाना बने, ढिमकड़ा बने, जो इसको आंदोलन को परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। अब उसका जवाब सुन लो। अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हो तो बृजभूषण, उनका दामाद, उनके दोनों बेटे आज कुश्ती संघ के मुखिया बन के बैठे हुए हैं, आप समझो इस बात को। आज बृजभूषण का कार्यकाल पूरा होगा, 12 साल का कार्यकाल होता है कुश्ती संघ के अध्यक्ष का, तो उनका बेटा बन जाएगा। अरे आज बात ये हो रही है कि जब तुम्हारे ऊपर आरोप है तो तुम अपने ही बंदों को, परिवार के बंदों को आगे लेकर के आ रहे हो। तो आज हमारे देश के लोग अगर बैठे तुम उसे परिवार से जोड़ते हो। आज गांधी जी, लोग कहते थे ये तो 3 आदमी बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, गांधी जी जब आवाज उठाने निकले थे उनकी कितनी भीड़ थी? अकेला एक महात्मा गांधी सड़कों पर निकला था, पर जहां से निकलते थे लाखों की भीड़ उनका सपोर्ट करती थी, उनका समर्थन करती थी। तो आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने वाला सिर्फ एक आदमी होता है और उसका सपोर्ट करने वाले हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। आप किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए अगर ऐसी गंदी रणनीति अपनाओगे तो देश कमजोर होगा। आप बहन बेटियों के ऊपर लांछन लगा रहे हो, अगर सही मायने में कोई ऐसी बहन बेटी नहीं होगी जो अपने ऊपर इस तरह के आरोप लगवा करके आज यहाँ पे बैठेगी। तो आज हमारे देश के अंदर बहन बेटियों को न्याय के लिए जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे न्याय नहीं मिलेगा।